जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मीरा पर। आज हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानेंगे जिसका नाम है यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसको शॉर्ट में यूएनओ भी बोलते हैं। यूएनओ की स्थापना करने की ज़रूरत क्या पड़ी थी? ठीक है, आज हम लोग इस टॉपिक में देखेंगे कि यूएनओ जो बना था इसको बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी थी और कब बना था, इसका स्थापना कब हुआ था, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है और ये कैसे कैसे काम करता है, इसके उद्देश्य क्या है, इसके अंग क्या हैं, ये सारे के सारे हम लोग आगे की वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं। देखिए 1914 से लेकर 1919 तक, है ना, प्रथम वर्ल्ड वार हो रहा होता है। जब 1919 में प्रथम वर्ल्ड वार ख़त्म होता है, फिनिश होता है, तो ये वर्साई के संधि के साथ फिनिश होता है। ठीक है, सब लोग सुने होंगे वर्साई की जो संधि होती है उसके साथ में प्रथम वर्ल्ड वार जो होता है ख़त्म हो जाता है। तो दुनिया के जितने भी देश होते हैं वो सोचते हैं क्यों ना एक ऐसा संगठन बनाया जाए जो प्रथम वर्ल्ड वार जैसे जो घटना हुई है दोबारा ऐसा कोई युद्ध फिर से ना हो जाए। ठीक है, तो ये जब दुनिया के देशों के नेता जो थे उनके माइंड में ऐसे एक संगठन की कल्पना जब कर रहे थे वो लोग, उनके माइंड में कोई ख्याल आ रहा था, उसी टाइम पर 1920 में, ठीक है, 1920 में लीग ऑफ नेशन की स्थापना हो जाती है। करता कौन है? तो जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं वुड्रो विल्सन, इन्होंने 10 जनवरी 1920 को लीग ऑफ नेशन की स्थापना कर दिया। स्थापना करने के पीछे का उद्देश्य यही था कि वर्ल्ड वार जैसी दोबारा कोई युद्ध ना हो। ठीक है, लेकिन लीग ऑफ नेशन जिस उद्देश्य से बनाया गया था अपने उद्देश्य की पूर्ति करने में चूक जाता है। सेकेंड वर्ल्ड वार जो है वो फिर से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो लीग ऑफ नेशन जब अपना एग्जिस्टेंस खो जाता है तब यूएनओ की स्थापना होता है। ठीक है, अच्छा देखिए, भले जो लीग ऑफ नेशन है वो प्रथम जो सेकेंड वर्ल्ड वार था उसको नहीं रोक पाया, लेकिन उस टाइम पे मलेरिया उन्मूलन में सबसे बड़ा जो भूमिका निभाया था वो लीग ऑफ नेशन ही निभाया था। लीग ऑफ नेशन का जो हेडक्वार्टर है जिनेवा में था। सभी जितने भी कार्यालय थे सभी जिनेवा में थे, वहीं से इसके कार्य होते थे। जिस भी देश को लीग ऑफ नेशन का सदस्य बनना होता था उसे अपने संसद से अनुमति लेना पड़ता था। और सबसे मज़े की बात तो ये है कि जो अमेरिका है, जो इसका संस्थापक देश है, उसने अपने ही संसद से लीग ऑफ नेशन का जो परमिशन, लीग ऑफ नेशन में शामिल होने के लिए परमिशन नहीं ले पाया था। इस जो लीग ऑफ नेशन है, इस संगठन ने जापान द्वारा चीन पर जब आक्रमण हो रहा था उसको भी नहीं रोक पाया था। लीग ऑफ नेशन उस समय कुछ नहीं किया जब जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया था। जिस घटना के बाद में द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया था उस टाइम में लीग ऑफ नेशन कुछ नहीं कर पाया था। तो जब लीग ऑफ नेशन अपना अस्तित्व खो दिया तब जा कर के 1945 में, ठीक है, 1945 में, देखिए 1919 में 19 में नहीं, 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हो जाता है। ठीक, और 1919 में ही एक संस्था बनाई जाती है, कौन सी? लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन इसीलिए बनाई जाती है कि सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट ना हो, लेकिन 1919 में 1939 में जाके सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हो जाता है। मतलब जो लीग ऑफ नेशन है उसकी एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाती है। तब दुनिया के देशों ने फिर से ये सोचा कि एक ऐसे स्ट्रांग संगठन या ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हो गया, सेकेंड वर्ल्ड वार हो गया, लेकिन इस तरह का थर्ड वर्ल्ड वार कोई ना हो। इसके लिए एक संस्था का स्थापना किया जाता है जिसका नाम है यूएनओ। ठीक है, यूएनओ का स्थापना होता कब है? तो यूएनओ का जो स्थापना है वो 24 अक्टूबर 1945 को होता है। इसका मुख्य उद्देश्य तृतीय विश्व युद्ध को रोकना ही था। यूएनओ के पास अपने सदस्य देशों के सहयोग से अपनी सेना उपस्थित है जो इन्हें शक्ति प्रदान करती है। जितने भी देश इसमें शामिल हैं सभी देश की जो सेनाएं हैं आपस में कोऑर्डिनेट करती हैं, कोऑपरेट करती हैं और कहीं भी जो जहाँ भी अशांति का माहौल फैलता है वहाँ पर जाती हैं, उसको रोकने की कोशिश करती हैं। यूएनओ का जो स्थापना हुआ इसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे वो अमेरिका के रूजवेल्ट थे, ब्रिटेन के चर्चिल थे, विंस्टन चर्चिल का नाम सब लोग सुने होंगे, रूस से स्टालिन थे और फ्रांस से जॉर्ज क्लेमेंसो थे। ठीक है, इन लोगों ने मिल करके यूएनओ की स्थापना किया था। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है।
आगे देखते हैं यूएनओ के कितने अंग होते हैं। तो यूएनओ जो है संयुक्त राष्ट्र, इसके 6 अंग हैं, ठीक है। ये 6 अंग अलग अलग काम करते हैं, जैसे ट्रस्टीशिप हो गया या न्यास बोलते हैं इसको हिंदी में, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हो गया, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसका जो ये जो अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस है, ये जो हेग है ना, हेग शहर नीदरलैंड में, यहीं पर ये है, ठीक है। इसका सचिवालय है, महासभा है, सामाजिक और आर्थिक परिषद है। जैसे आप लोग सुने होंगे WTO हो गया, WHO हो गया, यूनिसेफ हो गया, ऐसे जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है ये इसी के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। उसके बाद लास्ट हो गया सुरक्षा परिषद। एक एक करके हम लोग देखते हैं। पहला है ट्रस्टीशिप। ट्रस्टीशिप क्या करता है, यह जो ट्रस्टीशिप है ये जितने भी सदस्य देश हैं, इन सारे देशों को क्या करता है, धन उपलब्ध कराता है, ठीक है। इसका काम देख लिए, ये धन उपलब्ध कराता है। दूसरा है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। ये बताएं आपको कहाँ पर है, नीदरलैंड में है। नीदरलैंड का एक शहर है हेग, वहीं पर है। इसमें 15 जज होते हैं। किसमें, जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस होता है इसमें टोटल 15 जज होते हैं। नरेंद्र सिंह दत्त जो हैं पहले भारतीय थे जो यहाँ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जज बने थे। वर्तमान में भारत से कौन है जज, दलबीर सिंह भंडारी, ठीक है। करंट अफेयर पूछ सकता है, इसको याद करके रखिए। अच्छा बताया कि जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है वो यहीं पर देखिए नीदरलैंड में। यहाँ पर देखिए 3 कंट्री आएगा आपका, जो बेनेक्स कंट्री कहलाता है, ठीक है। बेनेक्स कंट्री में 3 देश आते हैं। एक तो नीदरलैंड आता है, दूसरा आता है नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, एक और आता है, देखिए नीदरलैंड हो गया, लग्जमबर्ग हो गया, एक और कंट्री आती है, अभी देखिए माइंड से स्लिप हो रहा है, याद आएगा तो आपको बता देंगे। तो यहीं पर नीदरलैंड एक शहर है, वहीं पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस करता क्या है, तो देख लीजिए। इसका जो काम है ना, पूरे भारत में शांति व्यवस्था को बनाए रखना है, ठीक है। शांति व्यवस्था को बनाए रखने का मतलब ये हो गया कि जैसे मान लीजिए इतने देश हैं, देशों के बीच में कोई आपसी मतभेद हो गया, जो उसके वहाँ के जो कोर्ट हैं वहाँ पर नहीं सुलझ रहा है, या फिर कोई एक देश का दूसरे देश के साथ रिलेशन ख़राब हो गया, या कोई झगड़े हो गए, या बॉर्डर इश्यूज हो गए, तो ये सारे जो होते हैं ना इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ही सॉल्व करता है, ठीक है। उसके बाद जो 3rd नंबर पे आता है वो है सचिवालय, ठीक है। जो UNO है कि सभी कार्य सचिवालय के अधीन ही आते हैं, ठीक है। इसके हेड जो होते हैं महासचिव होते हैं। अभी वर्तमान में जो इसके हेड हैं एंटोनियो गुटारेस हैं, जो पुर्तगाल के हैं। देखिए यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट पूछा जाता है बार बार, घाना के जो कोफी अन्नान है और दक्षिण कोरिया के जो वान केन मून है, ये महासचिव 2 बार रह चुके हैं यूएनओ के, ठीक है। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है। अब पूछेंगे घाना कहाँ है, तो घाना अफ्रीका में एक देश है। और दक्षिण कोरिया कहाँ है, तो आप लोग देखे होंगे एशिया का मैप, एशिया में देखिएगा एक द्वीप पे 2 देश बसे हुए हैं, एक उत्तरी कोरिया और एक दक्षिणी कोरिया, तो उसी की बात हो रही है। वहीं के थे वान केन मून, ये 2 बार यूएनओ के महासचिव रह चुके हैं, ठीक है। वर्तमान में याद कर लीजिए कौन है, एंटोनियो गुटारेस, ठीक है। चौथे नंबर पे जो आता है वो है महासभा या जनरल असेंबली। जनरल असेंबली का काम क्या होता है, देखिए यूएनओ का सबसे बड़ा भाग यही होता है। यूएनओ के सभी सदस्य देश महासभा का सदस्य होते हैं। इसे लघु संसद भी कहा जाता है, मिनी पार्लियामेंट भी कहा जाता है। जो इसका जो अधिवेशन है 1 साल में 2 बार, मिनिमम 2 बार, मैक्सिमम 2 से अधिक बार भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम 2 बार बुलाना कंपलसरी होता है। और अधिवेशन होता कहाँ है, तो ये न्यूयॉर्क में होता है, ठीक है। इसमें टोटल 193 मेंबर हैं। 193 मेंबर मतलब ये देश हैं, ठीक है। और जो इसका नवीनतम सदस्य है वो है दक्षिणी सूडान। विजय लक्ष्मी पंडित अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला हैं। इस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है एग्जाम में, इसको याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए।
विजय लक्ष्मी पंडित का बार बार नाम पूछता है। अच्छा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा विजय लक्ष्मी पंडित थी कौन, ठीक है, बताइएगा अगर आप लोग को पता होगा। 5वां है सामाजिक एवं आर्थिक परिषद। देखिए, सामाजिक और आर्थिक परिषद जो है ये क्या करता है, विश्व में कल्याणकारी वर्ग के लिए जाना जाता है। जितने भी कल्याणकारी वर्ग होते हैं वो इसका जो परिषद है यही करता है। जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन हो गया, तो जिसमें जितने भी लेबर के लिए वेलफेयर होता है या फिर लेबर से रिलेटेड जितना भी काम होता है ये लोग करते हैं। उसके बाद ये फूड वाला हो गया, IMF हो गया, अगर किसी को लोन वगैरह चाहिए तो IMF और वर्ल्ड बैंक। उसके बाद यूनिसेफ हो गया, WT हो गया, WHO हो गया, WMO हो गया। ये सारे के सारे जितने भी इंटरनेशनल आप लोग ऑर्गेनाइजेशन सुनते हैं ये सभी ऑर्गेनाइजेशन UNO के ही पार्ट हैं, ठीक है, UNO के पार्ट हैं। उसके बाद 6वें नंबर पे आता है सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद, सब लोग सुने होंगे। इसका दायित्व क्या है, पूरे विश्व में शांति स्थापित करना। इसे दुनिया का पुलिस मैन भी कहा जाता है। इसमें टोटल 10 जो होते हैं अस्थायी मतलब टेम्परेरी मेंबर होते हैं जिनका कार्यकाल 2 साल का होता है, तथा 5 परमानेंट मेंबर होते हैं जिनका कार्यकाल आजीवन रहता है। स्थायी सदस्य जो होते हैं वो आजीवन रहते हैं, और इन्हीं अस्थायी जो सदस्य हैं 5, इनको एक प्रकार का वीटो पावर प्राप्त होता है, एक शक्ति प्राप्त है जिसे वीटो कहते हैं, ठीक है। किसी भी प्रस्ताव को अगर UNO से कोई प्रस्ताव पारित कराना है तो सिक्योरिटी काउंसिल में जो 5 मेंबर हैं, वीटो मेंबर हैं, ये पाँचों के पाँचों अगर वीटो मेंबर प्रस्ताव को पारित करते हैं तो प्रस्ताव है पारित होगा। अदरवाइज में अगर एक भी मेंबर नहीं पारित करता है तो प्रस्ताव पारित नहीं होगा, ठीक है। यह 5 देश निम्नलिखित कौन कौन से हैं, देखिए, अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, रूस है और चाइना है। इसको आइए मैप के थ्रू हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, ये है आपका वर्ल्ड मैप। वर्ल्ड मैप में इधर आपका पूरा दिख रहा है, ये आपका पूरा एशिया है, ठीक है, ये अफ्रीका है, ये है आपका उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। इधर नीचे आपका आ जाएगा क्या, अंटार्कटिका, है ना, इसके नीचे। और ये है आपका यूरोप, ठीक है, और ये है आपका ओशिनिया या ऑस्ट्रेलिया वाला रीजन, ठीक है। 7 महाद्वीप हैं। इन 7 में देखिए इसमें मेंबर जो हैं कौन कौन से हैं। एक तो आपका अमेरिका हो गया, यहाँ से ये आपको अमेरिका दिख रहा होगा, ठीक है। अमेरिका के ऊपर जस्ट कनाडा है और नीचे मैक्सिको है, ये इसके मेंबर नहीं है। तो एक यहाँ से हो गया। दूसरा देखिए, यहाँ पर एक देश दिख रहा होगा आप लोगों को, ये ब्रिटेन है, ठीक है। तो दूसरा ये हो गया। ब्रिटेन के जस्ट बगल में सटा हुआ ये देखिए यहाँ पर फ्रांस है, ठीक है। 3 हो गया, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस। चौथा देश कौन सा था, चौथा देश था आपका फ्रांस। देखिए फ्रांस कहाँ पर है, मैप में ध्यान से देखिए, फ्रांस देखिए, फ्रांस का रीजन आपको दिखा रहे हैं हम। यहाँ पर एक देश दिख रहा है आपको, पेन थोड़ा दिक्कत कर रहा है, यहाँ पर ये फ्रांस भी इसका मेंबर है, ठीक है। उसके बाद एशिया से आपको 2 देश देखना होगा, 2 देश इसमें शामिल है। देखिए, एक तो रशिया है, दूसरा चाइना है, ठीक है। तो टोटल 5 जो हैं परमानेंट मेंबर हैं, 10 जो हैं वो टेम्परेरी मेंबर होते हैं। टेम्परेरी मेंबर का जो कार्यकाल होता है 2 साल का होता है। परमानेंट मेंबर आजीवन रहते हैं, और इन्हीं 5 परमानेंट मेंबर के पास क्या है, वीटो पावर है, ठीक है। देश याद कर लीजिएगा, देश के बारे में पूछता है कभी कभी एग्जाम के। यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल में कौन सा देश शामिल नहीं है, तो ये 5 देश आपको याद होना चाहिए, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चाइना। देखिए, अच्छा, आप लोगों को क्या लगता है भारत को वीटो पावर मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? इसके कुछ फैक्ट हमने नोट डाउन किया हुआ है। देखिए, अगर वीटो नहीं मिलता है तो उसके पीछे कारण क्या है कि भारत का जो UNO में दिए जाने वाला बजट है वो वीटो पावर वाले सदस्य देश बोलते हैं कि बहुत कम है, इसलिए भारत को वीटो पावर नहीं मिलना चाहिए। दूसरा, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा विवाद है कश्मीर मुद्दे को लेकर के, है ना, इसलिए भी
जो देश हैं वो भारत का विरोध करते हैं कि जब इनका सीमा विवाद सॉल्व हो जाएगा उसके बाद वीटो पावर दिया जाएगा। ठीक है, भारत CTBT का मेंबर है। भारत CTBT का मेंबर नहीं है, सॉरी, उसने इस पर साइन नहीं किया हुआ है CTBT पर। ठीक है, अब आप पूछेंगे CTBT क्या होता है ना। तो CTBT देखिए क्या होता है, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। देखिए CTBT में क्या होता है कि दुनिया के जितने भी देश हैं अगर CTBT के मेंबर हैं तो उन्होंने उस पर साइन किया हुआ है CTBT पर। CTBT में लिखा हुआ है कि दुनिया के जितने भी देश हैं वो अपने पास कोई भी परमाणु हथियार नहीं रखेंगे और ना ही परमाणु हथियार कोई परीक्षण करेंगे। ठीक है, और उसमें लिखा हुआ है कि इसमें जितने देश हैं वो ना तो जल में, ठीक है, ना तो जल में, ना थल में और ना ही वायु में, इन 3 जगह पर आप जो परमाणु बम है उसका परीक्षण नहीं कर सकते हैं। भारत परमाणु बम भी रखा है और इसका परीक्षण भी किया है। भारत का देखिए, भारत परमाणु बम इसलिए नहीं रखा है कि वो दूसरे के ऊपर चलाएगा, वो अपनी सुरक्षा में रखा हुआ है। ठीक है, तो भारत का कहना है कि हम CTBT पर साइन नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पड़ोसी देश जो हैं उनके पास परमाणु हथियार है, तो अगर वो हमारे ऊपर चलाएंगे तो हम उनके ऊपर चलाएंगे, अदरवाइज में हम पहले किसी भी देश पर परमाणु बम नहीं चलाएंगे। ठीक है, उसके बाद सभी जो वीटो सदस्य वाले देश हैं वो भारत के पक्ष में नहीं हैं, स्पेशली जो चाइना है तो भारत के पीछे हाथ धो के ही पड़ा है, तो क्यों ही वो शामिल होने देगा उसमें, है ना, भारत को। अच्छा, मिलने के कारण क्या क्या हो सकते हैं भारत को, तो देखिए भारत अपनी तरह से बोलता है कि भले ही बजट कम देता हो उसमें, लेकिन जो दुनिया की सबसे ज़्यादा दवाइयाँ और सेनाएं अगर कहीं पे जाती हैं तो UNO में भारत ही भेजता है। डिक्सन आयोग कहता है कि जो कश्मीर है वो क्षेत्रीय मुद्दा है ना कि इंटरनेशनल मुद्दा है, इसलिए भारत को वीटो पावर दे देना चाहिए। भारत परमाणु बम अपनी सुरक्षा के उद्देश्य से रखा है ना, किसी दूसरे को परेशान करने के लिए नहीं रखा है। 1945 में USA 1945 में ही UNO का सदस्य भारत बन गया था। ठीक है, सदस्य देश था, भले परमानेंट नहीं था, लेकिन जब इसकी स्थापना हुई थी उस टाइम से भारत इसका सदस्य देश है। ठीक है, इसलिए भी भारत को वीटो पावर दे देनी चाहिए। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत, है ना। भारत किसी भी गुट का सदस्य नहीं है, मतलब ये गुटबाजी नहीं करता है, लेकिन भारत को अगर सदस्यता दिलाने में सबसे बड़ा जो अड़चन बाधा डालता है वो चाइना ही है। जब तक चाइना इसमें है तब तक शायद ही भारत को UNO में मिले सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप, लेकिन कहीं ना कहीं चाइना भी किसी न किसी मोड़ पे आके फंसेगा, फिर डील किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं जो अभी पढ़ाए हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को ये जो वीडियो है इसका PDF चाहिए तो आप लोग मुझसे फेसबुक पर कनेक्ट हो सकते हैं। फेसबुक पर मेरे पेज का नाम है स्टडी विथ मीरा, वहाँ पर हम ये जो PDF है इसको अपलोड कर देंगे, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।